नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आप कुछ विशेष लेके आई हूँ जो आपके पर्यावरण टॉपिक है, जो आपके हर एग्ज़ाम में कुछ एग्ज़ाम में या हर एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो है। और नेट के एग्ज़ाम में पर्यावरण से रिलेटेड एक स्पेशल टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग ये है। चलो लेते हैं आज का टॉपिक पर्यावरण, चलते हैं। चलो, वैसे है ना, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति है ना, देखो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द है, फ्रांस वाचक है एनवीरोनर से हुई है, जिसका अर्थ हुआ है घिरा हुआ या घेरना। एनवायरमेंट है ना, अंग्रेजी का एनवायरमेंट फ्रेंच शब्द के एनवीरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है घेरना। देखो, ये पर्यावरण एक अविभाज्य है, जिसकी रचना भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों पर परस्पर क्रियाशील तंत्रों से होता है। पर्यावरण उन समस्त परिस्थितियों, दशाओं, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक को प्रदर्शित करता है, जो से एकांकी जीव या जीव समूह के चारों ओर आवृत रहता है या प्रभावित करता है। देखो, हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया है, उनके अकॉर्डिंग है ना, क्या अर्थ है। देखो, 1986 के अकॉर्डिंग हमारा अर्थ है कि पर्यावरण के अंतर्गत किसी जीव को चारों ओर से घेरने वाले भौतिक, जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया शामिल की जाती हैं। तो ये है। फिर देखिए, पर्यावरण के घटक होते हैं। तो पर्यावरण के घटक है ना, 3 घटक है। वैसे तो 2 ही होते हैं, जैविक अजैविक, लेकिन इसमें ना जैविक जिसमें जीव जगत, अजैविक जिसमें भौतिक अर्ध भौतिक, ये दोनों घटक को शामिल किया। और उनके 3 संगठक होते हैं। देखो, पहला है जैविक। जैविक में तो आपको पता है भौतिक। अजैविक जिसमें ना स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, ये शामिल होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड भी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है ना। फिर है जैविक। जैविक संगठन जैसे पेड़ पौधे, मानव, सूक्ष्म जीव आदि। ऊर्जा संगठन जैसे सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, एक्सेट्रा, है ना। देखो, हाँ, देखो ना, पृथ्वी है ना, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 यानी 2/3 सतह पर पानी से ढका हुआ है। जैसा आप ना अंतरिक्ष में देखेंगे ना, तो पृथ्वी पूरी नीली सी दिखाई देगी। रीज़न क्या होता है? रीज़न क्योंकि वो हरा हरा पानी से भरा हुआ होता है, इस वजह से नीला ग्रह, पानी का ग्रह ऐसा है। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल, हवा, ये सब पृथ्वी पर ही मौजूद है, पृथ्वी की सतह पर ही है। जो पर्यावरण के 3 घटक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और पृथ्वी की ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, ये तो सबको पता है ना। और गैस, जहाँ गैस पड़ते जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में जल पाए जाते हैं, जल मंडल कहा जाता है। और ये जब तीनों मिलते हैं ना, जल मंडल, वायुमंडल और गैस मंडल, देखो जल, वायु और स्थल, ये तीनों मिलते ना, इसे जीव मंडल कहते हैं। और जीव मंडल भी वो होता है जहाँ पे मतलब जीवों की वो हो, जहाँ पे जीव नहीं है वहाँ पे जीव मंडल नहीं पाया जाता, ये भी ध्यान रखना। तो ये है। देखो, एक है ना, जीव मंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलता है, सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, वो है जीव मंडल। पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरत तो या तो पूरा कर सकती है, लेकिन मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, ये महात्मा गांधी जी का कोटेशन है, ये है। देखिए, अब आते हैं भूमंडल एवं जलमंडल, है ना। पृथ्वी के ठोस भूभाग को भूमंडल कहा जाता है, ये तो बताए थे। यहाँ पर भूपट्टी, क्रस्ट की चट्टानें, मिट्टी की पतली परतें बनी हुई थी, जो जीवों के लिए पोषक तत्व कहे जाते हैं, है ना। और पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, इसमें महाद्वीप और महासागरीय बेसिन, है ना। देखो, है ना, महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। समुद्र तल का लगभग सभी सतह एक समान होता है। स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, जिसे शून्य माना जाता है ना। स्थल की मापी है ना, समुद्र तल से मापी जाती है, ये समुद्र है, समुद्र तल से, ना कि वो उससे। हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जिसमें
जिसमें देखो एक दूसरे से अलग होते हैं ये जल राशि के अनुसार या कुछ ट्रिटी के अनुसार एक दूसरे। एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। इस स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में तो कम होती है। वैसे भारत तो दक्षिणी गोलार्ध में तो भी दक्षिण गोलार्ध में अपवाद स्वरूप है, कम होती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जीवन सबसे ज़्यादा संभव है। पृथ्वी का 71% भाग 71% भाग जल होता है और 29% भाग स्थल होता है। ये भी ध्यान रखना क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल मंडल में जल के सभी रूप जैसे महासागर है, नदियां हैं, झीलें हैं, हिम नदियां हैं, भूमिगत जल है, वायुमंडल की जल वाष्प, ये सब शामिल होते हैं जल मंडल में। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97 से अधिक भाग है ना महासागरों में पाया जाता है। तो ये होता है। और इतना महासागरों का पानी इतना खारा होता है कि हम यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए ना हमारा वो पानी है ना बहुत कम। देखो जल का वितरण देखिए ना, महासागरों 97.3% जल पाया जाता है। और वहीं बर्फ़ के रूप में ना छाया हुआ है 2.05% है। और भूमिगत जल का बात करें ना 0.009% है। और झीलों में ना वो पीने लायक वो भी 0.009% है। और यदि स्थलीय समुद्र और नमक झीलों की बात करें ना तो 0.0019% है। और वायुमंडल में पानी की जलवाष्प के रूप में बात करें ना तो 0.001% है। नदियों का है ये पानी, है ना। इसमें पूरा अपडेट बताया नहीं है कि नदियों का शायद 2 या 3% होना चाहिए पानी। आप इस आप देख लेना, है ना। पर्यावरण का मानव पर प्रभाव है ना, मानव ने अपनी क्रियाओं द्वारा जैसे खनन है, औद्योगिकरण है, नवीनीकरण है, नगरीकरण है, ये सब के कारण है ना, रासायनिक कृषि कारण है, आधुनिक प्रौद्योगिकी है, अपशिष्ट औद्योगिकी है, नाभिक के परीक्षण, इन सब के कारण ना बहुत प्रभावित किया है इन्होंने। और इस प्रभाव के कारण ना प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन क्षरण है, जैव विविधता क्षरण है, जलवायु परिवर्तन है आदि विभिन्न पर्यावरण समस्या को जन्म दिया है। देखिए मानव पर एक से हाल ही में ना आपको पता होगा नेपाल का एक जहाज था तेल से भरा हुआ, वो जा रहा था मॉरिशस के समुद्र में उनका लीक हो गया और कम से कम 1000 किलोमीटर में वो फैल गया तेल। तो वहाँ पे मॉरिशस में अपनी आय का समुद्र, नेचुरल प्राकृतिक दृश्य ही थे वे सब, जो पर्यटक आते थे और सबसे ज़्यादा आमदनी उन्हीं से होती है। तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया उनको, तो वो भी हाल में डेविड का मुद्दा। तेल रिसाव भी एक मानव प्रक्रिया समस्या ही है। मानव पर पर्यावरण का प्रभाव तो मानव पर है ना, मानव के स्वास्थ्य पर, मानवीय क्रियाकलाप, रहन सहन, आचार व्यवहार, संस्कृति, साथ साथ मनुष्य की आर्थिक क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी निर्धारण होता है। और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं का आलोक में आज विश्व में सतत विकास की अवधारणा पर बल दिया जा रहा है। और संपोषणीय विकास के लिए पर्यावरण का संपोषणीय होना आवश्यक है, क्योंकि हमारा पर्यावरण एक बंद तंत्र है। इनके संसाधन सीमित हैं, उनके निर्माण भी सीमित है और पर्यावरण संसाधन निर्माण की प्रक्रिया धीमी होती जा रही है। अतः आवश्यक है कि हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ये भी अपना हमने है वो देखो ना, प्रेजेंट टाइम में ना मानव और पर्यावरण वैसे शुरू काल में इतना वो नहीं था। अब प्रेजेंट टाइम में देखिए ना, विज्ञान आ गया, प्रौद्योगिकी आ गई, औद्योगिकरण आ गया, तो इस कारण से ना पर्यावरण से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। इन प्राकृतिक संसाधनों पर अविवेकपूर्ण दोहन से इन बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जैसे भूकंप आना, भूकंप का भी कारण है वो है ना पर्यावरण, पेड़ पौधे काटना या फिर खनन करना, भूकंप का रीज़न होता है ना।
और हाल ही में ना जम्मू कश्मीर में आया था भूकंप, उसके अलावा ना गुजरात के कच्छ में आया था। तो ये आने का रीज़न यही है कि मानव अविवेकपूर्ण ढंग से ना प्रकृति का दोहन कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए ना तो बादल का फटना है, और बादल का फटना है, बाढ़ आना है, ये सब चीज़ें ना ये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, कहीं पे इतनी बारिश हो रही है कि भाई बाढ़ आ गई। जैसे उत्तराखंड में ले लो, बादल फटते हैं हर साल। और वहीं उत्तर बिहार की बात करें तो वहाँ पे ना बाढ़ इतनी ज़्यादा आती है कि लोग अपने घरों के लिए तरसते। अभी असम में डिब्रूगढ़ में बारिश वो आई थी, ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़, तो वहाँ लोग अपने मतलब घर को छोड़ के बहुत वो पेड़ों पे रहने लग गए। तो मतलब ये रीज़न होता है प्रकृति का दोहन करने से। तो ये है, देखिए, है ना। देखो मैंने ये कहा था संपोषणीय विकास, है ना। संपोषणीय विकास क्या होता है, देखिए ना, संपोषणीय विकास का ना तो टिकाऊ विकास भी को बोलते हैं। वैसे इंग्लिश में बात करें ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ, है ना, आपको पता होगा कब हुआ था। ये 1987 में ब्रेटलैंड आयोग ने, ये भी आता है ब्रेटलैंड आयोग कब बना था, 1987 में। ये कहा था ब्रेटलैंड आयोग ने एक पत्र जारी किया था, उसमें कहा था हमारा साझा भविष्य। तो मैं पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किया था। सतत विकास की अवधारणा के तहत वर्तमान पीढ़ी अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करती है कि उसका न्यूनतम शरण हो, भावी पीढ़ियाँ प्राकृतिक संसाधनों से वंचित ना हो। कहने का मतलब वो है। और इसमें ना सतत विकास की अवधारणा प्राकृतिक संसाधनों का समतामूलक उपयोग पर बल देती है। ये भविष्य में भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की बात करता है। तो ये, और ब्रेटलैंड आयोग है ना, इसका मूल नाम पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट था। इसमें नार्वे के जो पीएम थे GH ब्रेटलैंड के नाम पे इसका नाम ब्रेटलैंड आयोग पड़ा था। इन्होंने सबसे बड़े सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इसी के पहल पर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में अंतर्राष्ट्रीय बैठक में एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था, इन्हीं के ब्रेटलैंड के नाम पे, है ना। सतत विकास में ना कार्रवाई की थी उन्होंने कहा था जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण करना चाहिए, और उन्होंने कहा था पुनः उपयोग और रिसाइकिल पुनः चक्रण का प्रयोग करना चाहिए, पुनः स्थापन या अपहासित साधनों की पुनः प्राप्ति की जानी चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए, ऊर्जा संरक्षण किया जाना चाहिए। इन्होंने ये बात की। इसके अलावा इन्होंने बात की है कि पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी विकास होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी होनी चाहिए। फिर ये ना Rio+20 सम्मेलन और सतत विकास, है ना। तो ये रियो है ना, इसमें सम्मेलन हुआ था। 20 सम्मेलन में उन 7 क्षेत्रों को कोई चिन्हित, ये शांत है ना बिंदु, इनको चिन्हित किया गया था वहाँ पे। तो सॉरी एक सेकंड, है ना। तो Rio+20 सम्मेलन में इन 7 क्षेत्रों को कुछ चिन्हित किया जिनको प्राथमिकता देकर सतत विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हो सके। देखो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसमें देखो रोजगार है, ऊर्जा है, संपोषणीय शहर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं। रोजगार, ऊर्जा, संपोषणीय शहर, खाद्य सुरक्षा, जल समुद्र और आपदा प्रबंधन है। तो ये है Rio+20 दस्तावेज में सतत विकास लक्ष्य को विकसित करने हेतु समर्थन किया गया था, जिसमें ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs वहाँ से शुरू होंगे, जहाँ MDGs यानी क्या है, मिलेनियम है ना, डेवलपमेंट गोल्स, है ना, MDG। Rio+20 सम्मेलन में UNEP को एक अग्रणी वैश्विक
पर्यावरण संस्था बनाने पर जोर दिया था। यूएनओ की है ना पर्यावरण संस्था है वो है ना। और उन्होंने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी संकल्प सतत विकास के लिए 2015 के पश्चात विकास का संयुक्त एजेंडा है जो तैयार किया था। इसको है ना टिकाऊ विकास इसके ना रूपरेखा ना अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा इसे अंगीकार किया गया था। 15 साल के लिए 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए थे, जिससे एसडीजी 2030 अब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का स्थान सतत विकास लक्ष्य इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेंगे। इस महत्वाकांक्षी सतत लक्ष्य का उद्देश्य 15 सालों में गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना है और लिंग समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध करवाना है। वैसे ना भूखमरी की बात करें, गरीबी तो वैसे भारत अचीव कर लेगा, 2030 तक का लक्ष्य लगा गया, लेकिन गरीबी की है ना भूखमरी में है ना अभी हाल ही में यूएनओ की वो आर्थिक संस्था ने रिपोर्ट निकाली है, तो भूखमरी में ना चीन और भारत है ना सुधार की अवस्था में है। चीन और भारत में सुधार की अवस्था में है, लेकिन उनकी एक समस्या हो गई कि उनकी पोषण इतना अच्छा मिलने लगा कि वो वजन ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चों का, तो ये भी है, ये इनके लक्ष्य हैं कि भाई इनको देखो गरीबी की रूपरेखा को पूरे विश्व में समाप्त करना, भूखमरी की समाप्ति, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सभी आयु के लोगों को स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सभी को देखने का अवसर, लैंगिक समानता को प्राप्त करना, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत विकास की उपलब्धता में सुनिश्चित करना, समस्त विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना, सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास और पूर्ण और उत्पादक रोजगार, बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत उद्योगों को बढ़ावा देना, देश के मध्य भीतर असमानता को कम करना, सुनिश्चित लचीले टिकाऊ और मानव बस्तियों का निर्माण करना, स्थायी खपत व ऊर्जा पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, स्थायी सतत विकास के लिए महानगरों, समुद्री संसाधनों, संरक्षण उपयोग, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थानीय पारिस्थितिकीय प्रणालियाँ, सुरक्षा, जंगलों, भूमि शरण, जैव विविधता को बढ़ावा, नुकसान को रोकने का प्रयास कर, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ इस तरह पर उन्हें प्रभावी जवाब देना ताकि सभी के लिए न्याय संगत हो सके। ये है उन्होंने ये एजेंडा बनाया है। और बाकी इन्होंने जागरूकता के लिए ना स्कूली कार्यक्रम भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। और वैसे ना इन्होंने ना मीडिया का भी सहारा लिया है, उनके साथ सेमिनार, कॉन्फ्रेंस क्या भी मनोरंजक माध्यम जैसे लोकगीत है, नुक्कड़ है, नाटक है। और वैसे हमारे भारत की संस्कृति में भी मनाए जाते हैं हरियाली अमावस्या वगैरह, तो ये वो ही है जो है ना। तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है, तो इसमें ये आया हुआ है जैविक या जैविक घटकों से, भू आकृति घटक सबसे है ना। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधा, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है, ये सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरा रहता है। भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था जो संबंधित होते हैं, ये भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन है देखिए है ना। पर्यावरण का अविभाज्य सम्मिश्र रचना होती है जिसका पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि जिसकी रचना होती है। ये है इसका देखो भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से। निम्न में से ये देखो आया हो यूपीएससी 2006 में, निम्न में से कौन सी संकल्पना गलत है। पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है। प्राकृतिक तुम पार्थिव एकता विद्यमान है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों को भंडार है लेकिन जैविक संसाधन बिल्कुल गलत है। ये तो ये गलत हो गया आपका 30 नंबर है ना। तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चन है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आप हर समय ही कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कुछ कमी हो तो वो भी बताएं। धन्यवाद।